नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए हमने जो मूल विधि की मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को शुरू किया था उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा इसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में अगेन हम कुछ महत्वपूर्ण मूल विधि के प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन मूल विधि के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। बलवा के लिए दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है, यानी कि बलवा के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे कितने वर्ष का कारावास हो सकता है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बलवा के लिए जो दोषी व्यक्ति होगा उसको 2 वर्ष का कारावास हो सकता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है 100% सही। आप इसे याद रखिएगा, 2 वर्ष का कारावास हो सकता है अगर कोई व्यक्ति बलवा के लिए दोषी पाया जाता है तो। आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं और बलवा के बारे में कुछ लिखा गया है, यहाँ पे देख लीजिए आप इसको। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 है, यानी कि आईपीसी की जो धारा 146 है यह बलवा की परिभाषा को प्रस्तुत करती है तथा आईपीसी की धारा जो 147 है इसके अंतर्गत बलवा के लिए दंड की व्यवस्था की गई है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा आईपीसी की धारा 147 के अंतर्गत बलवा के लिए 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दंड के रूप में निर्धारित किया गया। तो ये बेसिक फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। बलवा की जो परिभाषा धारा 146 में दी गई है और बलवा के लिए जो दंड का प्रावधान है वह धारा 147 में किया गया है। दंड के अंतर्गत क्या हो सकता है? 2 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना दंड के रूप में निर्धारित किया गया इस धारा 147 के अंतर्गत। ये बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है बलवा से रिलेटेड। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, देख लीजिए आप। प्रश्न में क्या कह रहा है? राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में, यानी कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है और इसका जो जिक्र है वह भारतीय संविधान की किस धारा में किया गया, आपको सिंपली बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिएगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो प्रावधान है भारतीय संहिता की धारा किसमें किया गया? तो 97 में, यानी कि आईपीसी का जो सेक्शन 97 है यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आईपीसी की धारा जो है यह आईपीसी की धारा जो 97 है यह शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से संबंधित है। तो आप इसे याद रखिएगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आपका क्या जाएगा? शरीर एवं संपत्ति की प्रतिरक्षा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो 97 इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु, मतलब आपको बताना है कि जो भारतीय संहिता की कौन सी धारा है जो दहेज मृत्यु से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारतीय संहिता की धारा आपको मिलेगी 304 ख, यानी कि ऑप्शन आपका डी 100% सही है। और जो धारा आईपीसी की जो धारा 304 ख है इसका संबंध आपका दहेज मृत्यु से है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो दहेज मृत्यु का जो संबंध आईपीसी की धारा 304 ख से है, इसके अंतर्गत दंड का क्या प्रावधान है? तो मान लीजिए जिस व्यक्ति के द्वारा दहेज मृत्यु को किया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति इसके लिए दोषी पाया जाएगा उसको जो है 7 वर्ष से कम की सजा नहीं हो सकती तथा आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो इसके अंतर्गत जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कम से कम तो 7 वर्ष का कारावास हो सकता है तथा इसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आत्मरक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा यह भी आता है आत्मरक्षा के अधिकार में। दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा यह भी आता है आपका आत्मरक्षा के अधिकार में। इसके अलावा आपका जो है किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर की प्रतिरक्षा, तो यह भी आपका आता है आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सब, यानी कि उपयुक्त जो है आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। भारतीय दंड संहिता के प्रारूप पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति कब प्रदान की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आईपीसी का जो प्रारूप था तो
इस पर जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उस समय के, उनके द्वारा कब अनुमति प्रदान की गई थी? तो आईपीसी के प्रारूप पर अनुमति प्रदान की गई थी 6 अक्टूबर सन 1860 को। 6 अक्टूबर सन 1860 को गवर्नर जनरल के द्वारा आईपीसी के प्रारूप पर जो है अनुमति प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा 1860 पर, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई, यानी कि कब लागू हुई, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय दंड संहिता के प्रारूप पर तो साइन किया गया था 6 अक्टूबर 1860 को, लेकिन यह लागू हुई थी 1 जनवरी सन 1862 को। तो यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 जनवरी 1862 को। तो दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय दंड संहिता का जो प्रारूप है तैयार किया गया था किसके रिकमेंडेशन पर? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैंने कल इसके बारे में आपको बताया भी था। तो जो आपका प्रथम विधि आयोग था, यानी कि जो प्रथम विधि आयोग था जिसका गठन 1834 में किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, इसी के रिकमेंडेशन पर ही भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। इसे भी आप याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले जो था यह प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था तथा इसी के रिकमेंडेशन पर ही आईपीसी का जो प्रारूप था वह तैयार किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा फिरौती के अपराध का उपबंध करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिरौती का अपराध जो है किसके अंतर्गत रखा गया आपको बताना है। तो फिरौती का अपराध जो है यह रखा गया आपका धारा 364 क के अंतर्गत। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धारा 364 क के अंतर्गत जो है फिरौती से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा 364 क के अंतर्गत फिरौती आदि के लिए व्यपहरण जो है से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? मैंने आपको अभी बताया था इसके बारे में। तो आपका जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है यह शरीर और संपत्ति दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शरीर और संपत्ति दोनों से संबंधित है आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। तथा किस धारा के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया? तो धारा जो आपकी आईपीसी की जो धारा है आपकी इंडियन पीनल कोड की जो धारा 97 इसके अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का जिक्र किया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। आपको बताना है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा चोरी को परिभाषित करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जो है आपकी चोरी को परिभाषित करती है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो आपका डी है 100% सही है। धारा 378 आईपीसी की जो धारा आपकी है, इंडियन पिनल कोड की जो धारा है 378, यह चोरी को परिभाषित करती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा 378। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो आपकी जो धारा 376 है इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है आपका है हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि बलात्कार से संबंधित आपकी धारा 376। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए, आईपीसी की किस धारा में विधि के विरुद्ध जमाव यानी कि अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो विधि के विरुद्ध जमाव को किसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो आप देख लीजिए यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विधि के विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया ऑप्शन डी, यानी कि आईपीसी का जो सेक्शन 141 है, आईपीसी की जो धारा है 141, इसके अंतर्गत ऑल अनलॉफुल असेंबली यानी कि विधि के विरुद्ध जमाव को जो है परिभाषित किया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विधि के विरुद्ध जमाव के अंतर्गत क्या आता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव जो होता है, 5 से अधिक व्यक्तियों का जो जमाव होता है वह विधि के विरुद्ध जमाव कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और आईपीसी का कौन सा सेक्शन आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न।
तो आपराधिक षड्यंत्र को कौन परिभाषित करता है? तो आईपीसी का जो सेक्शन 120 ए है, यानी कि 120 क है, यह आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। आईपीसी की जो धारा 120 क है, यह आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है। तो ऑप्शन आपका जो डी है 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, यानी कि किस धारा से संबंधित आपका और एस वरदराजन बनाम स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो एस वरदराजन बनाम जो स्टेट है, इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो यह आपका संबंधित है 363 से, यानी कि धारा आपकी जो 363 है इससे संबंधित है यह जो केस था एस वरदराजन बनाम स्टेट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो आपका एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध धारा 363, तो 363 के अंतर्गत किसका प्रावधान किया गया है? तो धारा 363 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है व्यपरण के लिए दंड। किसके लिए? तो व्यपरण के लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 363 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस व्यपहरण के अपराध के लिए जो है यह जो आपकी धारा 363 या व्यपहरण के लिए संबंधित, किसके लिए? तो व्यपहरण के लिए संबंधित। तथा कोई व्यक्ति मान लीजिए यह व्यपहरण का अपराध करता है तो उसको कितने वर्ष का कारावास हो सकता है? तो उस व्यक्ति को जो है कारावास हो सकता है 7 वर्ष तक। इसे आप याद देखिएगा, 7 वर्ष का कारावास हो सकता है। इसके अलावा जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रामू जो है सोहन के घर में खिड़की से घुसता है, तो रामू ने कौन सा अपराध किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रामू ने कौन सा अपराध किया है? तो रामू ने अपराध किया है सेंधमारी का। कौन सा अपराध किया है? तो मान लीजिए रामू जो है सोहन के घर में खिड़की से कूदता है, तो रामू के द्वारा कौन सा अपराध किया गया? तो हाउस ब्रेकिंग का, यानी कि सेंधमारी का। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सेंधमारी का अपराध है, सेंधमारी का जो अपराध है, यह आईपीसी के किस सेक्शन में इसका जिक्र किया गया, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, छल की सजा का संबंध निम्नलिखित में से आईपीसी की किस धारा से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो छल की सजा का जो संबंध है आपका आईपीसी के किस धारा से है? तो आईपीसी की आपकी धारा जो 417 है, आप ध्यान दीजिएगा, आईपीसी की धारा जो आपकी 417 है, इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा? छल से। तो छल से संबंधित है आपकी आईपीसी की धारा 417। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। तो यह लास्ट प्रश्न हमारा था मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का जो पार्ट 2 था मूल विधि का, इसका सेकेंड पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसका अगले भाग को हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।